हेलो साथियों, मैं विजय मिश्रा एक बार फिर से अपने चैनल इंग्लिश मिरेकल पर आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं ग्रामर का सेशन लेकर आया हूं और इस चैप्टर में मैं आपको कंजक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हम अपने चैप्टर को रूल बाय रूल पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले तो कंजक्शंस को हमें समझना पड़ेगा कि कंजक्शंस होते क्या है। कंजक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक में जोड़ते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को कंजक्शंस कहते हैं। इनके यूज होने के अपने रूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल कंजक्शंस का यूज होता है। तो दोस्तों, हम अपने रूल्स को वन बाय वन देखते हैं। पहला रूल देखते हैं। पहले तो हम लोग कंजक्शन के एग्जांपल देखते हैं। कंजक्शन क्या है? जैसे दैट हो गया आपका, एंड हो गया, व्हेन हो गया, एज सून, एज हो गया, नो सूनर, डिड डॉट डॉट, देन हो गया। ये हमारे सारे एग्जाम्पल हैं कंजक्शंस के। दोस्तों, अब हम लोग अपना पहला रूल पढ़ते हैं। नो कंजक्शन इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, हमारा पहला रूल कहता है कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में किसी प्रकार का कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? बहुत ही सरल सा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें इन्वर्टेड कॉमास दिए हों वो डायरेक्ट स्पीच होंगे और जिनमें इन्वर्टेड कॉमास होंगे वो डायरेक्ट स्पीच होंगे, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। He said that he is my friend। हाँ दोस्तों, इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं तो ये कैसा हो गया? डायरेक्ट हो गया। और डायरेक्ट हो गया इसलिए इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। कौन सा कंजक्शन यूज हुआ है? दैट। तो इसमें दैट मिरर है। क्या होना चाहिए? he said he is my friend। अब दोस्तों, हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। नो कंजक्शन is used if verb of principal clause is fear or afraid। यदि हमारे नो कंजक्शन इज यूज, कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता है द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लास, यदि प्रिंसिपल क्लास की वर्ब फियर हो या एफ्रेड हो। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। he fears that he will fail। तो दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल क्लास क्या है? फियर्स। और फियर के बाद हमारा रूल क्या कहता है कि कोई कंजक्शन नहीं यूज होगा और क्या लगा हुआ है? दैट। दोस्तों, दैट में एरर है। क्या बनेगा? he fears he will fail। एग्जाम्पल और देखते हैं। he is afraid that he will not come। यहां पर भी वही बात है कि यहां पहले फियर था और यहां एफ्रेड है। दोनों ही प्रिंसिपल क्लासेस में फियर और एफ्रेड है और फियर और एफ्रेड के बाद में कोई कंजक्शन नहीं लगता है। तो दोस्तों, यहां पर भी दैट नहीं लगेगा। क्या बनेगा? ही इज अफ्रेड
he will not। दोस्तों आपको ये दोनों रूल समझ आए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल्स अपने पास लिख लीजिए और हम लोग अपने तीसरे रूल की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोग तीसरा रूल देखते हैं, बहुत ही इजी है। थर्ड रूल हमारा कहता है कि व्हेन और इफ से आरंभ होने वाले सेंटेंस के मध्य में देन या देन नहीं बल्कि कॉमा का यूज होता है। ऐसे सेंटेंस जो व्हेन से शुरू हो या इफ से शुरू हो तो उनके बीच में देन या देन नहीं आएगा बल्कि कॉमा आएगा। लेकिन कंडीशन है कि व्हेन से शुरू होने वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव ना हो। अगर इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन अफर्मेटिव है तो उनके बीच में कॉमा आएगा। एग्जाम्पल के दौर में देखते हैं। If you do not come, then I will not help। बहुत इजी सेंटेंस है। इफ यू डू नॉट कम देन आई विल नॉट हेल्प यू। अब ये सेंटेंस अगर कंपटीशन में आएगा और तोड़ के लिखा होगा और आपने रूल नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों आप इसमें एरर को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यहाँ पर रूल है कि व्हेन और इफ से आरंभ होने वाले सेंटेंस के मध्य में देन या देन नहीं। यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो रही है और इसके बीच में देन या देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, इफ यू डू नॉट कम कॉमा आई विल नॉट हेल्प यू। अनलेस और अनटिल के बाद नॉट का यूज नहीं होता। दोस्तों अनलेस और अनटिल इनका मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। अब इसको देखते हैं। unless you work, unless you do not work hard, you will not pass। सेंटेंस बना है unless you do not work hard। unless का अर्थ क्या होता है, जब तक कि नहीं। unless में खुद ही नहीं होता है, और जिस सेंटेंस में की शुरुआत unless से हो, until से हो, उसमें ऑलरेडी नॉट होता है, इसलिए उसके बाद नॉट नहीं लगेगा। तो क्या एरर है, डू नॉट की एरर है। क्या बनेगा, unless you work hard you will not pass। अपने नेक्स्ट रूल को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि नॉट ओनली अगर दिया है सेंटेंस में तो बीच में बट आल्सो आएगा। कुछ हमारे ऐसे कंजक्शन जो अपने बाद एक निश्चित कंजक्शन ही लेते हैं, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आता है, उसके बाद नो सूनर आया है तो उसके बाद देन ही आएगा, व्हेन नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर हार्डली और स्कैर्सली आया है तो उसके बाद व्हेन आएगा। आइदर के बाद और ही आएगा, नॉर नहीं आएगा। नाइदर के बाद नॉर ही आएगा और नहीं आएगा। इनको दोस्तों याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज नॉट ओनली अ राइटर एंड अ पोएट। तो सेंटेंस गलती आपको मिल गई होगी दोस्तों।
कि ही इज नॉट ओनली अ राइटर एंड अ पोएट, इस सेंटेंस में नॉट ओनली है तो बाद में क्या आएगा, बट आल्सो आएगा। तो यहां पर क्या होना चाहिए, बट आल्सो अ पोएट। ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट आल्सो अ पोएट, वह एक राइटर ही नहीं बल्कि एक पोएट भी है। और एग्जांपल देखते हैं, नो सूनर did he reach the school when the teacher came। No sooner did he reach the school when the teacher came। सेंटेंस में देखने पर हमें कोई एरर नहीं लग रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल एरर है, क्योंकि नो सूनर के बाद क्या आता है, देन आता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो सूनर के बाद देन आया हुआ है, तो क्या होगा, नो सूनर डिड ही रीच द स्कूल देन द टीचर केम। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा वैसे ही टीचर आ गए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, he had hardly reached the station then the train started। He had hardly reached the station when the train started। वो मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा था जब ट्रेन चल रही। तो हार्डली और स्कैर्सली के बाद क्या लगेगा, आप खुद ही जानते हैं कि अगर सेंटेंस में हार्डली दिया है तो फिर क्या आएगा, व्हेन आएगा, देन नहीं आएगा। ये एरर है। तो इन रूल्स को दोस्तों अपने दिमाग में रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों कि बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। बोथ ऐसा कंजक्शन है जिसके बाद एंड का यूज होता है, और बोथ हमेशा उस नाउन से पहले रखते हैं जिसे वो क्वालिफाई करे। ये भी इसमें ध्यान देने वाली बात है। देखेंगे इस एग्जांपल के तौर पर, राम एंड श्याम बोथ आर माई अब दोस्तों इसमें क्या एरर है कि राम एंड श्याम बोथ आर माई फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। तो मैंने बताया कि राम एंड श्याम बोथ, राम और श्याम दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। रूल हमारा कहता है कि बोथ के बाद हमेशा एंड आता है। दूसरा रूल कहता है कि बोथ को हमेशा उस नाउन से पहले रखते हैं जिससे वह क्वालिफाई करे। तो यहाँ पर बोथ किसको बता रहा है कि राम एंड श्याम बोथ, राम और श्याम दोनों किसके लिए आ रहा है, बोथ राम और श्याम के लिए आ रहा है। तो ये बोथ यहाँ पर ना होकर कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये सही होता। दोस्तों कैसे बनेगा ये,
both Ram and Shyam are my। समझ आया होगा दोस्तों। दूसरा इसमें देख लेते हैं कि both the teacher and the principal both the teacher as well as the principal are very kind। गलती दोस्तों आपको मिल गई होगी कि बोथ द टीचर एंड वेल एज द प्रिंसिपल आर वेरी काइंड, कि दोनों ही टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही काइंड है। मीनिंग निकालेंगे दोस्तों तो आप इसकी गलती को नहीं पा पाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल जाएंगे कि बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है। बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज होता है, और यहाँ पर किस चीज का यूज हुआ है? एज वेल एज का। ये एरर है। क्या होगा दोस्तों? बोथ the teacher and the principal are very। दोस्तों नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। कहता है कि सच और सेम के बाद एज का यूज होता है, दैट या व्हेन का यूज नहीं होता है, हु का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि avoid such boys who gamble। avoid such boys क्या आ गया है? such boys who gamble। ऐसे लड़कों से दूर रहो जो गैम्बल करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो दोस्तों हमारा रूल कहता है कि सच के बाद और सेम के बाद क्या आएगा? एज आएगा, हु नहीं आएगा। एरर मिल गई होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, मेंशन है, डिफाइन है, ट्रीट है, इनके बाद भी हमेशा एज का यूज होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, ही रिगार्ड्स मी हिज ब्रदर। हमारा रूल कहता है दोस्तों कि रिगार्ड के बाद क्या आएगा? एज आएगा। तो क्या बनना चाहिए? क्या एरर है? ही रिगार्ड्स मी एज हिज ब्रदर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही होगी बात आपको। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है, और इसके बाद नॉट का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिस्ट में तो खुद ही नॉट होता है। लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। अब उसके अर्थ में ही ना हो, नहीं दिया है, नॉट दिया है, इसलिए लिस्ट के बाद में नॉट का यूज नहीं करते। एग्जांपल में देखते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। दोस्तों सेंटेंस देखते ही आपको एरर पहचान लेनी चाहिए। मैंने लिखवाया है कि लिस्ट के बाद क्या लगेगा? शुड, और यहाँ क्या लगा हुआ है? विल। कितनी इजी सी एरर है पहचानना। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्या होगा दोस्तों? शुड, विल नहीं। बहुत ही इजी है दोस्तों। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग। He does not study lest he ought to fail। यहाँ पर भी बात आ जाती है कि he does not study lest he ought to fail। तो लेस्ट के बाद में क्या लगेगा? शुड लगेगा, ought to नहीं लगेगा। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? शुड। लेस्ट ही शुड फेल। ध्यान रखेंगे दोस्तों।
चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि एज इफ के बाद और एज दो के बाद। दोस्तों एज इफ और एज दो के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो भी और अगर प्लूरल आएगा तो भी एज इफ और एज दो के बाद हमेशा वर्ब वर ही आती है। एज इफ वर, एज दो वर। और अगर वर नहीं आएगी तो कौन सी आएगी? तो पास्ट टेंस की कोई भी वर्ब आएगी, सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हैं। ही talks as if he was a king। अभी हम लोग कहते हैं ही talks as if he was a king, वो ऐसे बात करता है मानो कि राजा हो। अब दोस्तों as if दिया है, रूल हमारा कहता है कि as if या as दो के बाद वर लगेगा और यहाँ क्या लगा है? was लगा है। अब कोई कहेगा कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बात सही है। नहीं भाई, सही नहीं है। एज इफ के बाद और एज दो के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी वर का ही यूज होगा मेरे दोस्तों। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। दूसरा रूल देखते हैं। ही बिहेव्स एज दो वी सस्पेक्ट हिम। अब यहां पर क्या आ गया? एज दो। तो वही बात है कि एज दो के बाद एज इफ के बाद या तो वर आएगा या फिर पास्ट टेंस आएगा। अब यहां पर सस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया है, तो यहां पर लगाना कौन सी है? हमको पास्ट टेंस की वर्ब लगानी है। क्या होगा? एज दो वी सस्पेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास इसको नोट कर लीजिए सारे। और ये आपको हर कंपटीशन के एग्जाम में जिनमें इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए बहुत मायने रखते हैं और बहुत आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर हमारे पास फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ग्रामर के कुछ न्यू चैप्टर्स लेंगे और उनको बढ़िया तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों को, उन लोगों को जो ग्रामर का या लिटरेचर का ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं, उन तक हमारी बात पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।